Hello students, welcome back to ACCA Financial Accounting classes. My name is Dipali and I am an ACCA. So आज हम chapter number 22 start करेंगे, which is consolidation of statement of P&L. Consolidation of statement of P&L. ठीक है? अब प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 21 डिस्कस किया था और चैप्टर नंबर 21 के अभी तक हमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं क्योंकि वंस वी फिनिश दिस चैप्टर नंबर 22 वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस ऑफ बोथ द चैप्टर्स टुगेदर. ओके, अब कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने क्या देखा था, हमने कुछ थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं. हमने वर्किंग्स बनाना सीखी थी. किस किस की? सबसे पहली वर्किंग थी ग्रुप स्ट्रक्चर की. देन वर्किंग 2 थी नेट एसेट्स की. राइट, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी क्या होती है? वो एट द एक्विजिशन डेट एंड एट द रिपोर्टिंग डेट. ठीक है. वर्किंग नोट नंबर 3 था गुडविल. वर्किंग नोट नंबर 5 थी एनसीआई की वैल्यू एट द रिपोर्टिंग डेट. वर्किंग नोट नंबर 5 है ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा था फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. फिर हमने पढ़ा था इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग. इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था? करंट अकाउंट में कुछ बैलेंसेस है, रिसीवेबल्स पेबल्स में, तो वो एलिमिनेट करना है. डिविडेंड्स में कुछ है तो वो हटाना है, डिविडेंड एक्सपेंस और डिविडेंड इनकम. और फिर हमने क्या पढ़ा था? पर्प, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स. प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, पर्प, इसमें दो चीजें थी. अगर पेरेंट सेलर है तब क्या होगा और अगर सब्सिडियरी सेलर है तो तब क्या केस होगा. ठीक है. एंड देन हमने वर्किंग नंबर एक चीज हमने पढ़ी थी इसके बाद, मिड ईयर एक्विजिशंस है तो तब क्या करना पड़ेगा? मिड ईयर एक्विजिशंस. ठीक है. उसमें जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसको प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन में डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो आज हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 22. ठीक है. अब कंसोलिडेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में क्या होगा? आपको पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी इन दोनों के क्या दिए हुए होंगे? स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स ऑफ पी&एल दिए हुए होंगे. स्टैंड अलोन मतलब इंडिविजुअल. स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे और आपको क्या करना है? इन दोनों को यूज करके कंसोलिडेट करना है. अब सबसे पहले जो चीज है दैट इज रेवेन्यू. कहां से स्टार्ट करेंगे? रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे. अब रेवेन्यू से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पीस रेवेन्यू लेंगे, फिर हम एस रेवेन्यू लेंगे और इसमें हम माइनस कर देंगे इंट्रा ग्रुप रेवेन्यू, इंट्रा ग्रुप सेल्स. मतलब आपस में अगर पी ने एस को कुछ बेचा है या एस ने पी को जो कुछ भी बेचा होगा पोस्ट कंसोलिडेशन, प्री कंसोलिडेशन नहीं, पोस्ट कंसोलिडेशन. ठीक है. प्रायर टू कंसोलिडेशन नहीं, आफ्टर द कंसोलिडेशन जो भी हुआ है वो सेल्स और परचेज की बात हो रही है. तो अगर उसके बाद कोई इंट्रा ग्रुप सेल्स हुई है तो वो यहां से एलिमिनेट हो जाएगी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में. फिर अब हम आ जाते हैं कॉस्ट पे. कॉस्ट के केस में क्या होगा? हम लेंगे पीस कॉस्ट, फिर हम लेंगे एस कॉस्ट और हम माइनस करेंगे इंट्रा ग्रुप परचेजेस या इंट्रा ग्रुप कॉस्ट, इंट्रा ग्रुप परचेजेस. एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे पर्प, PURP, विच इज प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स. अब ये हम क्यों कर रहे हैं ये आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा. ठीक है. प्लीज ढंग से इसको सुनिएगा. मैं बताती हूं इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हम ये पर्प जो है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ये क्यों ऐड कर रहे हैं. ओके, अब देखो, मानो पी ने सेल किया एस को, पी ने सेल किया एस को, लेट्स से 100 पे सेल किया, ये थी सेलिंग प्राइस. लेकिन पी को जो कॉस्ट थी उसकी वो थी 80. पी के लिए उसकी कॉस्ट थी 80, उसने बेचा कितने? सेलिंग प्राइस 20 पे, सॉरी 100 पे. तो मतलब पी को प्रॉफिट कितना हुआ इस पे? पी को इस पे प्रॉफिट हुआ 20 का. ठीक है. और जो ये एस है, एस के लिए तो कॉस्ट हो गई अभी 100 और एस ने इसको बेचा नहीं है अभी तक. एसपी पता नहीं क्योंकि उसने उसको बेचा नहीं है अभी तक. तो ये अभी तक कहां पड़ी हुई है? उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ी हुई है. कहां पड़ी हुई है? इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ी है. कहां? क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ी है. राइट. ये एस की कहां पड़ी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ी है. इसका मतलब जब हमने एस की कॉस्ट निकाली थी, एस की कॉस्ट, अब एस देखो, एस अपनी कॉस्ट अलग निकालेगा, पी अपनी कॉस्ट अलग निकालेगा. तो पी अपनी कॉस्ट कैसे निकालेगा? पी की ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, पी की परचेजेस क्या है और पी की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है. ऐसे करके पी अपनी कॉस्ट निकाल लेगा. ऐसे ही एस अपनी कॉस्ट निकालेगा. एस अपनी कॉस्ट कैसे निकालेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, परचेजेस क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है. ठीक है. अब क्लोजिंग इन्वेंट्री जब में, तो इसने क्या किया होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री में 100 माइनस किया होगा. राइट. क्योंकि इसके लिए
ये जो 100 है, ये जो 100 है, ये तो अभी तक इसकी इन्वेंट्री में पड़ा है क्योंकि इसने बेचा नहीं है इसको, राइट? इसने अभी तक उसको बेचा नहीं है, तो ये इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में से इसने माइनस कर लिया, राइट? तो मतलब कॉस्ट जो है वो अभी 100 से कम है। कितने से कम है? 100 से कम है। अब IAS 2 क्या बोलता है? हमने शुरू में जब इन्वेंट्री वाला लेक्चर किया था तब हमने पढ़ा था कि IAS 2 बोलता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट और NRV पे होनी, लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पे होनी चाहिए। अब लोअर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है? 80, NRV कितनी है? 100, राइट? NRV 100 है, कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी इसकी? 80, और NRV कितनी है? 100, ये देखो। लेकिन इसने यहां पर कितना माइनस किया है? लेकिन इसने यहां पे माइनस किया है 100, इसने यहां पर क्या किया है? माइनस 100। आइडियली इसको माइनस क्या करना चाहिए था? 80 माइनस करना चाहिए था, क्योंकि इन्वेंट्री मेजर होती है लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। लेकिन इसने कितने पे इसको माइनस किया है? 100 पे माइनस किया है यहां पे। तो अब हम क्या करेंगे? हम सिंपल पीस कॉस्ट लेंगे, एस का कॉस्ट लेंगे, इंट्रा ग्रुप जो भी इनके बीच में परचेसेस हुई है वो माइनस करेंगे, और इसमें ये जो कॉस्ट यहाँ पे इसने 100 माइनस किया है ना, इस 100 माइनस की जगह हम 20 यहाँ पे प्लस कर लेंगे। ये जो 20 है ये क्या है? इसका पर्प है। तो ये जो पर्प है ये हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, राइट? तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री किस पे आ गई? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसके बीच में। बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता, ये क्यों करते हैं ये पता नहीं होता, बस बच्चे कर देते हैं, राइट? तो ये पता होना चाहिए कि इसका रेलेवेंस जो है वो इससे है, IAS 2 लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, क्योंकि ये अभी तक ये क्या हुआ है? ये प्रॉफिट इसके में पड़ा हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये प्रॉफिट पे पड़ा हुआ है। प्रॉफिट पे क्यों पड़ा होना चाहिए? IAS 2 क्या बोलता है? लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV बोलता है। अभी तक उसने उसको बेचा नहीं है ना, तो तब तक के लिए उसकी NRV तो 100 ही है, राइट? क्योंकि इसने तो 80 की कॉस्ट थी इसको, और ये ग्रुप कंपनी है, राइट? क्या है ये? ग्रुप कंपनी है। P और S मिलके आपस में क्या बनाते हैं? ग्रुप कंपनी है, ठीक है? सो इसीलिए यही वाली जो P की कॉस्ट होगी वही इसके लिए फिलहाल के लिए कॉस्ट होगी, जब तक कि उसको बेच नहीं देता। ओके, सो हम ये 20 का पर्प जो है ये क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, राइट? सो अब कॉस्ट कैसे निकलेगी? पीस कॉस्ट, एस कॉस्ट माइनस एनी इंट्रा ग्रुप परचेजेस एंड विल ऐड पर्प। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो सबसे पहले ये रेवेन्यू और कॉस्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है? चलो, let's quickly read about this and then we'll do a small question on it. Okay, so consolidated statement of profit and loss and associates. पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, associates हम बाद में देखेंगे, ठीक है? अभी हम सिर्फ consolidated statement of P&L की बात कर रहे हैं. The consolidated statement of P&L follows the same basic principles as the consolidated statement of financial position. There are fewer adjustments and they often reflect the profit or loss perspective of adjustments already dealt with for the consolidated statement of financial position. देखो, जो हम adjustments की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने इंट्रा ग्रुप सेल्स और परचेजेस को एलिमिनेट किया, हमने ऑलरेडी उसको कहाँ डील कर लिया था? हमने उसको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डील कर लिया था। कैसे? रिसीवेबल्स एंड पेबल्स माइनस करके किया था कि नहीं भाई? अब आपस में ये दोनों सेल कर रहे हैं, सेल परचेज हो रही है, तो वो क्रेडिट पे हो रही है, तो P&L में से तो सेल्स और परचेजेस माइनस होगी, लेकिन वहां पे रिसीवेबल्स और पेबल्स हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए थे कि नहीं? बिल्कुल किए थे, राइट? तो यही चीज हम यहां पर भी कर रहे हैं। अब लेट्स डू दिस। सबसे पहले ग्रुप सेल्स एंड परचेजेस से शुरू करते हैं। ग्रुप सेल्स एंड परचेजेस, द इफेक्ट ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. Such trading will be included in the sales revenue of one group entity and the purchases of other. एक के लिए सेल्स है तो दूसरे के लिए परचेज है, दूसरे के लिए परचेज है तो पहले वाले के लिए सेल है. Consolidated sales revenue, P's revenue, S revenue, intra group sales माइनस कर दो, P's cost, S cost माइनस intra group purchases plus unrealized profit. ठीक है, अब एक बार unrealized profit के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो क्यों माइनस करता है. If any goods traded between the parent and the subsidiary are included in closing inventory, their value must be adjusted to the lower of cost and net realizable value to the group. ग्रुप को लोअर ऑफ, ग्रुप को मैंने भी यही बोला था, क्या होता है? ग्रुप को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे उसको रिकॉर्ड करना है, राइट? और ये किससे करना है? एज पर IAS 2.
ठीक है. The adjustment for unrealized profit should be shown as an increase to cost of sales. Return inventory back to true cost, right? हम इन्वेंट्री को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं बैक टू द ट्रू कॉस्ट टू ग्रुप एंड एलिमिनेट कर रहे हैं एनी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. ठीक है, ये मैंने आपको उस एग्जांपल से समझा दिया था. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. ओके, द क्वेश्चन सेज ऑन 1st January 2009 P acquired 60% of the equity shares of S. ठीक है, सो P ने एक्वायर किया 60% ऑफ S. इसका मतलब S के लिए 40% क्या हो गया, NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. The following statement of profit and loss have been produced by P and S for the year ended 31st December 2009. Okay. अब हमें दोनों के P&Ls दे रखे हैं. अब P&L में क्या क्या दे रखा है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम एस. ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, टैक्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर. ओके, अब क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2009. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ओके, P had sold 42,000 worth of goods to S. P ने goods बेचे S को, so P sold it to S. These goods had cost $28,000 on 31st December 2009. S still had half of these goods in inventories at the year end. ठीक है, कैलकुलेट ग्रुप रेवेन्यूज एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2009. अभी हम कंसोलिडेशन नहीं बना रहे इसमें, अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, ग्रुप रेवेन्यू एंड ग्रुप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे हैं. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन. अब सबसे पहले रेवेन्यू से शुरू करते हैं. ग्रुप रेवेन्यू, अब देखो इसका रेवेन्यू कितना है, 630,000 और इसका 260,000. सो $630,000 प्लस $230,000. इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, इसमें से इंट्रा ग्रुप कितने में बेचा, P ने बेचा S को 42,000 पे, सो 42,000 माइनस कर दो. तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 848,000. ठीक है, अब आ जाते हैं कॉस्ट पे. कॉस्ट कितनी है, 2110,000 एंड 105,000. सो 2110,000, 105,000. इंट्रा ग्रुप कितनी थी, 42,000. ठीक है, 42,000. अब इसमें हमें क्या करना है, पर्प, जो पर्प है वो हमें ऐड करना है. अब वो पर्प कितना था, देखो क्वेश्चन ने बोला सेलिंग प्राइस तो थी उसकी 42,000, लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 28,000. ये भी क्वेश्चन ने दिया हुआ है, ये देखो. वर्थ ऑफ गुड्स एस, दीज गुड्स हैड कॉस्ट P 28,000. P को वो 28,000 के थे. ठीक है, तो ये माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा. कितना है, 42 माइनस 28 कितना होता है, 14,000. अब इसमें से हाफ ऑफ गुड्स स्टिल पड़े हुए हैं, जीपी हाफ, इसमें से 28 में से हाफ अभी भी पड़े हैं. तो इसका मतलब मैं जीपी का हाफ कर देती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा. बाकी हाफ तो रियलाइज हो गया क्योंकि वो बिक गए. सो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ, 14,000 डिवाइड बाय हाफ विच इज 7,000. तो ये 7,000 हो गया मेरा पर्प, और ये मैं इधर ऐड कर देती हूँ. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 280,000. सो हमारी कंसोलिडेटेड या फिर ग्रुप कॉस्ट है $280,000. ठीक है, और ग्रुप रेवेन्यू है $848,000. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा. ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक. ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू दी एनसीआई. प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू दी एनसीआई. अब देखो, अब हम क्या करते हैं, P और S, इनका जो नेट प्रॉफिट आता है ना, फाइनल नेट प्रॉफिट जो इनका आता है आफ्टर टैक्स. ठीक है, अल्टीमेटली वो क्या होगा, क्योंकि हम ग्रुप कंसोलिडेटेड बना रहे हैं तो वो एक प्रॉफिट आएगा, राइट. अब ये जो एक प्रॉफिट आता है ना, ये दोनों का, इन दोनों का एक जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आता है, उसको बेसिकली हमें एट्रीब्यूट करना है दो के बीच में. एक तो ग्रुप को, पेरेंट कंपनी को एट्रीब्यूटेबल होगा, राइट, और एक किसको एट्रीब्यूटेबल होगा, जो टोटल प्रॉफिट आता है. ये क्या है, टोटल प्रॉफिट है. ये जो एक्स अमाउंट है ये टोटल प्रॉफिट है P और S का बेसिकली. ठीक है, अब ये जो है, ये एक तो पेरेंट कंपनी का होगा कुछ तो, और कुछ होगा एनसीआई का.
तो ये जो एनसीआई को एट्रीब्यूटेबल है प्रॉफिट है ना, हमें ये निकालना है, ये इसको कितना प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है। तो पेरेंट का क्या होता है, बैलेंस अमाउंट हो जाता है, पेरेंट का क्या होता है, बैलेंस अमाउंट हो जाता है। ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे, देखो एनसीआई, एनसीआई का शेयर किसमें है, एस के प्रॉफिट में, राइट। मान लो कि अगर पी ने इसको 60% एक्वायर किया तो एनसीआई कितना है, एस का 40% एनसीआई है। ठीक है, तो एस का जितना भी प्रॉफिट होगा, एस का प्रॉफिट है लेट्स सपोज वाई, ठीक है, एस का प्रॉफिट है वाई, तो वाई का 40% लेट्स मूव फर्दर। अब ये क्वेश्चन करते हैं, द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर पी एंड एस फॉर द ईयर एंडेड 31st August 2004 आर शोन बिलो। P acquired 75% of the equity share capital of S several years ago. अब हमको दे रखा है इनका रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर। ठीक है, अब हमको पी एंड एल बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी ग्रुप और यहां पे हम लिखेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये भी लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड 31st August 2004। अब आ जाते हैं वर्किंग्स पे, ये तो आप खाली छोड़ देंगे और फिर आप जाएंगे वर्किंग्स पे। ठीक है, वर्किंग में सबसे पहला वर्किंग नोट नंबर 1 तो वही ग्रुप स्ट्रक्चर का होगा, चाहे आप पी एंड एल बनाओ या फिर आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है, ग्रुप स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए। पी ने एक्वायर किया एस को, कितना एक्वायर किया, 75%, मतलब 25% क्या हो गया, एनसीआई हो गया। ठीक है, अब इसमें आज सच कुछ है नहीं, क्योंकि इंट्रा ग्रुप सेल्स भी कुछ नहीं हुई है, तो आपको सिंपल ऐड करना है। ओके, सो यहां पे लिखिए अपने अमाउंट, थाउजेंड्स में है तो आप अमाउंट्स को थाउजेंड्स में रहने दीजिए, और सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कितना है, 1200 एंड 400 ऐड करो, 1600 लेस कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है, 1080360, 1080 प्लस 360, ये हो गया 144, ये हो गया आपका। अब और क्या है, और है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 75 और 30, सो लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 75 प्लस 30,
कितना होता है 105 होगा। ये 105 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 55। ये 55 आपका होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे 15 और 6, तो ये कितना होगा 21। 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 55 माइनस 21 होगा 34। अब ये 34 जो है ना, इस पर आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट एट्रीब्यूटेबल, इसके नीचे लिखना पड़ेगा अमाउंट एट्रीब्यूटेबल, ठीक है, टू पेरेंट्स, शेयर होल्डर्स एंड एनसीआई। तो हम क्या करेंगे, हम एनसीआई का अमाउंट निकालेंगे। अब देखो यहां पे एस को कितना प्रॉफिट हुआ है 4, कितना प्रॉफिट हुआ है 4। सो इस 4 का कितना, एनसीआई का कितना परसेंटेज था 25 था, राइट, तो कितना हुआ 1। तो अगर 1 एनसीआई के पास है तो बैलेंस कितना, जो पेरेंट्स का वो होगा उसका प्रॉफिट है 33। पेरेंट का प्रॉफिट कितना है 33, तो 33 प्लस 1 कितना होता है 34, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है। सो अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू, लास्ट में जो भी आपका प्रॉफिट आता है वो तो आपका टोटल आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको आपको करना है अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट्स, शेयर होल्डर एंड एनसीआई, ठीक है। चलो लेट्स मूव फर्दर। ओके, बिफोर मूविंग फर्दर अब इसमें हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं विच इज मिड ईयर एक्विजिशंस। अब ये वाला थोड़ा सा केयरफुली करना है, मिड ईयर एक्विजिशंस। अब देखो मिड ईयर एक्विजिशंस में क्या होता है, जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कर रहे थे तो हम मिड ईयर एक्विजिशंस में सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग को ही प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में कर रहे थे, राइट। जो सब्सिडियरी का प्रॉफिट है उसको, जो सब्सिडियरी के रिटेन्ड अर्निंग्स है या प्रॉफिट्स है, हम सिर्फ उसी को बाइफर्केट कर रहे थे बिटवीन प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स को बेसिकली, ठीक है। लेकिन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L में अगर मिड ईयर एक्विजिशन हो रहा है तो हर लाइन आइटम को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा बिटवीन द प्री एक्विजिशन एंड द पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। तो मतलब अगर रेवेन्यू है सब्सिडियरी की, सिर्फ सब्सिडियरी की, सबके नहीं, सिर्फ सब्सिडियरी के ही करना पड़ेगा। सो सब्सिडियरी का जो रेवेन्यू है वो मान लो कि मैंने उसको साल के बीच में एक्वायर किया, इंस्टेड ऑफ 1 Jan 2020 मैंने उसको एक्वायर किया 1 जुलाई 2020 को, तो उसका जो रेवेन्यू है एस का वो कितना लूंगी मैं, सिर्फ आधा ही लूंगी, ठीक है। कितना लूंगी, आधा ही लूंगी, पोस्ट एक्विजिशन वाला ही रेवेन्यू लूंगी, राइट। जब मैं ग्रुप रेवेन्यू निकाल रही हूं तो पीस रेवेन्यू तो पूरा होगा, एस रेवेन्यू जो होगा ना वो सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन मतलब जुलाई से लेके दिसंबर वाला ही होगा, ठीक है। तो इंटू 6/12 करना पड़ेगा मुझे, राइट। ऐसे ही कॉस्ट भी, पी की तो पूरी कॉस्ट होगी, पी की पूरी कॉस्ट होगी, और एस की कितनी होगी, एस की जो कॉस्ट होगी वो पोस्ट एक्विजिशन वाली होगी 6/12। ऐसे ही हर आइटम, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, कोई और इनकम हो गई, कोई और एक्सपेंसेस हो गए, वो सबको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। ओके, सो इफ अ सब्सिडियरी वाज एक्वायर्ड पार्ट वे थ्रू द ईयर, देन the subsidiary's result should only be consolidated from the date of acquisition, that is the date on which the control was acquired. In practice, this will require time apportionment of the results of S in the year of acquisition. For this purpose, unless indicated otherwise, assume that revenue and expenses accrue evenly. इसका क्या मतलब है, मान लो S का मुझे revenue दे रखा है 15,000, ठीक है। तो अक्रू इवनली का मतलब क्या है, अक्रू इवनली का मतलब है ये जो 15,000 है ये हर महीने में इक्वल रेवेन्यू अर्न किया था। सो मतलब 15,000 डिवाइड बाय 12 कितना 1250, 15,000 डिवाइड बाय 12 आएगा 1250 जो है वो हर महीने अर्न किया गया था। सो 1250 सिर्फ 6 महीने का, पोस्ट एक्विजिशन ही लूंगी, मान लो बीच में पार्ट वे में किया, मिड ईयर में किया है, तो 6/12 हो जाएगा वो, ठीक है। सॉरी 6 into 6 होगा वो, या फिर 15,000 into 6/12। अक्रू इवनली का क्या मतलब होता है कि हर महीने इक्वली अर्न किया या इक्वली इनकर किया है। आफ्टर टाइम अपोर्शनिंग एस रिजल्ट्स डिडक्ट पोस्ट एक्विजिशन इंट्रा ग्रुप आइटम्स एज नॉर्मल, और जैसे पोस्ट एक्विजिशन इंट्रा ग्रुप सेल्स परचेज है, पर्प है, उनका नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा। The accounting for items of other comprehensive income in the group statement of P&L and other comprehensive income are excluded from the syllabus. ये आपके syllabus का पार्ट नहीं है अभी, ये छोड़ दो other comprehensive income वाला पोर्शन, ये बाद में आएगा। Therefore, only items affecting the group statement of P&L are examinable. ठीक है, other comprehensive income वाला अभी आपके syllabus में नहीं है।
चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ. Okay, so the question says the following statements of P&L have been produced by P and S for the year ended 31st March 2009. Year ended 31st March मतलब दोनों का अकाउंटिंग पीरियड क्या है? दोनों का अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2008 से लेके 31st मार्च 2009. ओके 9. अब क्वेश्चन ने क्या दिया है? रेवेन्यू दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम एस, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, टैक्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर. अब क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 30th नवंबर 2008 मतलब इन दोनों के बीच में 30th नवंबर 2008 P acquired 75% of the issued equity share capital of S. So P ने एक्वायर किया S को. कब किया? 30th नवंबर को किया. ठीक है, और कितना किया? 75% किया. नो डिविडेंड्स वर पेड बाय आइदर एंटिटी ड्यूरिंग द ईयर. किसी एंटिटी ने किसी को डिविडेंड नहीं पे किया, मतलब S ने P को डिविडेंड नहीं पे किया. तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम S ये कुछ और चीज है. The investment income is from listed investments and has been accounted correctly for. ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ और इन्वेस्टमेंट है. दिस इज नॉट रिलेटेड टू डिविडेंड, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है नो डिविडेंड्स वर पेड बाय आइदर एंटिटी ड्यूरिंग द ईयर. ओके, सो दिस इज रिलेटेड. दीज आर सम अनदर इन्वेस्टमेंट्स. The profits of both the entities are deemed to accrue evenly over the year. Okay, अब देखो 30th नवंबर को किया. So 1st अप्रैल 2008 और 30th नवंबर 2008 से पहले कितने में, ये कितना महीना इसके बीच में, कितना टाइम है? ये 8 मंथ्स है. So ये सब प्री एक्विजिशन हुआ. ठीक है, और 30th नवंबर से लेके 31st मार्च मतलब दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4 महीने. तो इसका मतलब हर चीज जो होगी वो सिर्फ हम लास्ट के 4 मंथ्स के लिए लेंगे. रेवेन्यू लास्ट के 4 मंथ्स के लिए लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स लास्ट के 4 मंथ्स के लिए लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लास्ट के 4 मंथ्स के लेंगे एस का. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग. तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे विच कंपनी इज इट? पी ग्रुप. सो हम लिखेंगे पी ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल. ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, क्या ईयर है? फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2009. ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2009 हो गया. और यहां पे हम लगा लेते हैं 000 क्योंकि ऊपर सब कुछ थाउजेंड्स में दिया हुआ है तो हम थाउजेंड्स में कर लेते हैं. फिर आ जाती है हमारी वर्किंग्स. वर्किंग्स में सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है? सिर्फ और सिर्फ ग्रुप स्ट्रक्चर का. अब क्योंकि इसमें कोई इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग तो हुई नहीं है क्वेश्चन में, तो वो सब कुछ नहीं आएगा, वो कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी. तो पी ने किसको? एस को एक्वायर किया 75%, विच मीन्स 25% इज व्हाट? एनसीआई. और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 30th नवंबर 2008. चलो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू से. अब रेवेन्यू पी का तो टोटल आएगा 151,800. इसमें हम ऐड करेंगे 108,850 का सिर्फ 4 महीने का. सिर्फ लास्ट के 4 महीने इंक्लूड करने हैं, ये बहुत ध्यान रखना है कि सिर्फ लास्ट के 4 महीने. तो ये कितना आएगा? ये आएगा 188,083. अब आ जाते हैं कॉस्ट पे. कॉस्ट कितनी है इसकी? 71,900 प्लस 51,100. तो 51,100 भी क्या होगा? सिर्फ लास्ट के 4 महीने के ही लेंगे. सो 4/12 कितना हुआ? 88,933. ये आ जाएगी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रुप ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 99,150. फिर इसके बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 35,600, 25,650 लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी बोल रहा है? बोल रहा है 35,600 प्लस 25,650, वो भी 4/12 सिर्फ 4 महीने का लेंगे.
तो ये आएगा 44,150, तो ये आ गया हमारा 55,000। अब ये 55,000 क्या है, ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम एस, ये भी लेनी पड़ेगी। दिस इज नॉट डिविडेंड्स, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्वेश्चन ने क्लियरली मना किया है इन्वेस्टमेंट इनकम। सो इसकी कितनी है, 1400 और 600। अब 600 भी सिर्फ 4 महीने के लिए लेने पड़ेंगे। कितना होगा ये होगा आपका 1600 ऐड होगी, इनकम है ना, सो ये हो गया 56,500। ये है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, मतलब पीबीटी। अब लेस करेंगे इसमें से टैक्स, टैक्स कितना है, तो 23,100 और इसका कितना है 16,300। सो 16,300 का भी कितना लेंगे, सिर्फ 4/12। तो कितना होगा ये आ रहा है हमारा 28,533। तो ये अब हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 28,067। अब देखो इसके बाद अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करना है अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंड द एनसीआई। ठीक है, अब इधर जगह नहीं है इसलिए मैं इधर पीछे जाके कर रही हूं, लेकिन ये उसी पेज पे करना है, मतलब उधर ही करना है, उसी के कंटिन्यूएशन में होना चाहिए ये, राइट। अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू, दो पार्ट्स में, ठीक है, एक तो इक्विटी होल्डर्स ऑफ पेरेंट कंपनी एंड एनसीआई। अब एनसीआई को कितना एट्रीब्यूट करेंगे, देखो एनसीआई को यहाँ पे देखो, एस को कितना प्रॉफिट हुआ पूरे साल का 16,400, लेकिन ये पूरे साल भर का प्रॉफिट है और इसमें से हम कितना लेंगे, 16,400 में से हम सिर्फ 4 महीने का ही प्रॉफिट से मतलब है हमको। उस 4 महीने के प्रॉफिट में से एनसीआई का शेयर कितना है 25%, सो 0.25, तो ये आएगा 1367। अब हमारा टोटल कितना आ रहा था, 28,067 आ रहा था। सो 28,067 हम लिखेंगे, इसमें से अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना, ये इक्विटी होल्डर्स के लिए होगा। तो कितना है इक्विटी होल्डर्स का, इसमें से ये माइनस करोगे तो 26,700। ये हो गया दोनों के बीच में एट्रीब्यूट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, एक टॉपिक पढ़ा उसका एक क्वेश्चन किया, एक टॉपिक पढ़ा उसका क्वेश्चन किया। अब एक कंबाइंड क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सब कुछ है, ठीक है, जिसमें इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग भी है, आई थिंक उसमें ये भी है, मिड ईयर एक्विजिशन भी है, आई गेस सो इस वाले में 31st नहीं, इसमें मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है। एनीवे लेट्स डू दिस क्वेश्चन, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा हमारी प्रैक्टिस में आएगा ये। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, चलो अब क्वेश्चन बोलता है सेट आउट बिलो आर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ P एंड इट्स सब्सिडियरी S फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2007। ठीक है, 31st December 2007। ऑन 1st January 2006 purchased P purchased 75% ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन S। P ने एस को परचेज किया और ये सब दे रखा है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर। ओके ओके ओके, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर एस ने सेल किया गुड्स पी को, सो पी ने एक्वायर किया एस को कितना परसेंट, 75%, और एस ने बेसिकली गुड्स क्या किए, सोल्ड किए। ठीक है, फॉर 20,000 मेकिंग अ मार्कअप ऑफ 1/3। ठीक है, मेकिंग अ मार्कअप ऑफ 1/3। सो एस ने कितने पे बेचा, इसको 20,000 पे बेचा। तो 20,000 क्या है, 20,000 जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस है एस की। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट निकाल के जीपी निकालनी पड़ेगी। और क्या बोल रहा है, मार्कअप किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं जब ये आएगा। ओनली 20% ऑफ दीज गुड्स हैड बीन सोल्ड, मतलब 80% स्टिल आर इन इन्वेंट्री, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 80% पे होगा। Before the end of the year, the remainder is still in inventory. Prepare the consolidated statement of profit and loss for the year ended 31st December 2007. चलो, let's do this. वापस से लिखेंगे इधर P ग्रुप, ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L for the year ending 31st December 2007.
31 दिसंबर 2007। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे वर्किंग्स में। पहली वर्किंग होगी यहाँ पे ग्रुप स्ट्रक्चर की। सो ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है, पी ने एक्वायर किया एस को कितना 75%, विच मीन्स 25% इज व्हाट एनसीआई। ओके, सेकेंड चीज आ जाती है, अब आ जाते हैं, पहले तो हम निकालते पर्प, पी यू आर पी। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला ड्यूरिंग द ईयर एस सोल्ड गुड्स टू पी फॉर 20,000 में बेचा, ठीक है, मेकिंग अ मार्कअप ऑफ 1/3। मार्कअप किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है। तो मान लो अगर मैं कॉस्ट को एस बोल दूं, एक्स बोल दूं, और 1/3 का वो है क्या है, 1/3 है एक्स पे, 1/3 ऑफ मार्कअप बोल रहा है ना वो, सो 1/3 ऑफ एक्स ये हो जाएगी मेरी सेलिंग प्राइस। तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है मुझे क्वेश्चन में, सो एक्स प्लस 1/3 ऑफ एक्स विल गिव मी हाउ मच, 20,000। सो ये कितना हो जाएगा, 4x/3 इक्वल्स टू 20,000, which means x equals to 20,000 into 3 divided by 4, 15,000, which means GP equals to how much, GP हो जाएगी 20,000 की सेलिंग प्राइस माइनस 15,000 की कॉस्ट इक्वल्स टू 5,000। अब इसमें से 80% गुड्स अभी भी पड़े, which means अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 into 80%, which is how much, $4,000 का पर्प हो गया। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन नाउ। यहां पे हम लिख देते हैं सब कुछ थाउजेंड्स में। ओके, अब सबसे पहले आता है रेवेन्यू, कितने का हुआ, 300 प्लस 150। अब कितने में गुड्स बेचा था, पी ने एस को कितने में बेचा था, 20 में बेचा था, तो 20 माइनस करेंगे। सो ये 450 माइनस 20 कितना होता है, 430। देन आ जाते हैं कॉस्ट पे। अब कॉस्ट कितनी है, 180 एंड 70, सो 180 प्लस 70 माइनस 20 प्लस पर्प कितना है, 4, राइट। और ये कहां से निकाला हमने, वर्किंग नोट नंबर 2 से। तो यहां पे आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 ब्रैकेट क्लोज। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 234। सो ये कितना आ रहा है, 196 आ गया आपका जीपी। ओके, अब जीपी के बाद क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 47 एंड 23 लिखो। ऑपरेटिंग expenses 47 plus 23 will be how much, 70. Okay, so that will give you how much, 126। ये 126 क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। लेस करो फाइनेंस कॉस्ट, सिर्फ 2 की है 124। अब ये क्या है आपका, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से लेस करो, टैक्स कितना है, 25 एंड 16, विच इज हाउ मच, 41। तो ये कितना आएगा, 83। 83 आपका क्या आ गया, 83 आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को किसमें करना है, अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू, एक मिनट, अब इसको आई ट्राई टू फिट इट ओवर हियर ओनली, अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू, एक तो आ जाएगा इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट्स को कितना जाएगा, इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी, और दूसरा क्या आ जाएगा, एक तो इक्विटी होल्डर्स ऑफ पेरेंट कंपनी आएगा, दूसरा एनसीआई। अब जो एनसीआई को आएगा उसके लिए हम करते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, एनसीआई को कितना प्रॉफिट जाएगा, ओके सबसे पहले एनसीआई का शेयर कितना था, एनसीआई का शेयर कितना था, यहां पर देखो कितना प्रॉफिट हुआ है, 39 हुआ है सब्सिडरी को। सो 39,000 का सब्सिडरी का कितना वो है, 25% शेयर है, तो ये कितना आएगा, 25% के शेयर के हिसाब से सब्सिडरी को ये जाएगा ये आ गया 9750। इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा PURP, ये क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा, कितना, सिर्फ जितना एनसीआई का शेयर है, जितना एनसीआई का शेयर है। तो पर्प हमारा कितना निकला था, पर्प हमारा निकला था 4000। 4000 में से अगर मैं 25% कम करूं तो कितना कम करना है मुझे, 1000। सो इसका मतलब एनसीआई को प्रॉफिट कितना एट्रीब्यूटेबल है, 9750 और मतलब 8750।
ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे सब कुछ थाउजेंड्स में है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं 8750 नहीं लिखूंगी, 8.750 लिखूंगी। अब 83 में से अगर मैं माइनस करूं 8.750 तो कितना आएगा 74.25। सो 74.25 जो प्रॉफिट है, थाउजेंड्स ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, सो दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पी कंपनी। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था ये भी अभी बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस और हार्ड होते जाएंगे, लेवल्स के हिसाब से हार्ड होते जाएंगे, बट अभी ये बहुत ही अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में था। ठीक है, अब ये क्लास मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इक्विटी अकाउंटिंग के बारे में और एसोसिएट्स के बारे में, क्योंकि अभी क्या हुआ, हमने अभी तक सिर्फ IFRS 10 पढ़ा, कंसोलिडेशन पढ़ा। कंसोलिडेशन में क्या, जब हमारे मेजॉरिटी जब पेरेंट कंपनी एक्वायर करती है सब्सिडरी को और उसके पास कितनी होल्डिंग है, 51 to 100% की होल्डिंग है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब होल्डिंग जो है वो 20% से 50% के बीच में होती है तब क्या होता है, और जब 0 से लेकर 20% के बीच में होती है तो तब क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे पूरे चैप्टर के कंबाइन करके, चैप्टर नंबर 21 एंड चैप्टर नंबर 22, और साथ में हम मल्टीटास्किंग क्वेश्चंस भी लेंगे जो कि 15 नंबर के हैं। सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मीनवाइल प्लीज आप इसको रिवाइज कीजिएगा एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी इश्यूज। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड।